Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss upon the concept difference among perfect monopoly, oligopoly and monopolistic competition. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन स्टडी की थी, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन, ओलिगोपोली कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो इन चारों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट और इनके फीचर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स और फीचर्स के बेसिस पर हम इनके डिफरेंसेस को इजीली डिफाइन कर सकते हैं. द फर्स्ट डिफरेंस इज दैट इज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. दिस इज वेरी मस्ट कंडीशन और इसी के बेसिस पर हम इस मार्केट को फॉर्म करते हैं, इस कंपटीशन को फॉर्म करते हैं. यानी कि नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स के बेसिस पर अगर डिफरेंस क्रिएट करेंगे हम, तो परफेक्ट कंपटीशन वो कंपटीशन होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स अवेलेबल होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स अवेलेबल होते हैं. मोनोपोली कंपटीशन, मोनो का मतलब होता है सिंगल और पॉली का मतलब होता है सेलर, यानी कि जहां केवल और केवल सिंगल सेलर अवेलेबल होता है लेकिन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स अवेलेबल होते हैं, तो उस मार्केट को हम मोनोपोली कॉम्पिटिटिव मार्केट कहते हैं. ओलिगोपोली कॉम्पिटिटिव मार्केट का मतलब होता है यहाँ फ्यू सेलर्स होते हैं, ओलिगो फ्यू एंड पॉली सेलर्स, यहाँ फ्यू सेलर्स अवेलेबल होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स अवेलेबल होते हैं. और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, यहाँ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स की अवेलेबिलिटी रहती है. क्लियर. सेकेंड वन दैट इज प्रोडक्ट. अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करूंगा तो जितनी भी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं वो केवल और केवल होमोजीनियस प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं. ये इस पर्टिकुलर कंपटीशन के लिए मस्ट कंडीशन है. ठीक है. जबकि मोनोपोली कंपटीशन में जो मोनोपोलिस्ट है ये उस पर डिपेंड करता है, वो चाहे तो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स को भी डेवलप कर सकता है या फिर वो केवल और केवल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को भी डेवलप कर सकता है. इट इज डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर मोनोपोलिस्ट विद इन द मार्केट कि वो डिफरेंट टेरिटरीज में, डिफरेंट एरियाज में होमोजीनियस प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेगा, उन्हें प्रोवाइड करेगा, या फिर वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करेगा. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द ओलिगोपोली कंपटीशन. ओलिगोपोली कंपटीशन में होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड दोनों तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो सकते हैं. अगर परफेक्ट ओलिगोपोली है तो वहां होमोजीनियस प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जा रहा होगा, और अगर डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली है तो वहां डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जा रहा होगा. पॉइंट इज क्लियर. जबकि अगर मैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करूंगा तो यहां केवल और केवल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है बाय ईच एंड एवरी फर्म, यानी जितनी भी फर्म्स है वो केवल और केवल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही होती हैं. ठीक है. तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मेन फीचर ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. थर्ड वन, एंट्री एंड एग्जिट कंडीशंस. परफेक्ट कंपटीशन की बात करेंगे तो परफेक्ट कंपटीशन में किसी भी टाइप का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ना तो कोई नेचुरल रेस्ट्रिक्शन होता है और ना ही कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन होता है. इस पर्टिकुलर फीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी नई फर्म परफेक्ट मार्केट में जब आना चाहे तब आ सकती है, और कोई भी एग्जिस्टिंग फर्म जब इंडस्ट्री को लीव करना चाहे, लेफ्ट करना चाहे, एग्जिट करना चाहे, तब वो एग्जिट कर सकती है. इसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहते हैं. वही मोनोपोली कंपटीशन में क्या होता है, यहां नई फर्म्स की एंट्री पर हाई लेवल के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. ये चाहे नेचुरल रेस्ट्रिक्शंस हो या फिर ये लीगल रेस्ट्रिक्शंस हो, लेकिन इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से कोई भी नई फर्म मोनोपोली मार्केट में अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करने के लिए एंटर नहीं कर सकती एट एनी कॉस्ट. नाउ कम टू द ओलिगोपोली कंपटीशन. यहां भी एंट्री और एग्जिट के लिए दो टाइप की ओलिगोपोली होती हैं. या तो ओलिगोपोली ओपन होगी या फिर क्लोज्ड ओलिगोपोली होगी. ओपन ओलिगोपोली के केस में एंट्री और एग्जिट पर कोई भी और किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है. जो फर्म जब चाहे, नई फर्म जब चाहे तब एंटर कर सकती है, और एग्जिस्टिंग फर्म जब लीव करना चाहे इंडस्ट्री को तब लीव कर सकती है. लेकिन अगर क्लोज्ड ओलिगोपोली की कंडीशन है तो उस केस में फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट नहीं रहती है. उस केस में रेस्ट्रिक्शंस इंपोज होते हैं और कोई भी नई फर्म नहीं आ सकती, और किसी पुरानी फर्म के एग्जिट करने का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहता है. क्लियर. वही मोनोपोलिस्टिक मार्केट की बात करेंगे तो इसमें बिल्कुल सेम परफेक्ट मार्केट वाली कंडीशन होती है. फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट रहती है. कोई भी फर्म, नई फर्म जब आना चाहे तब एंटर कर सकती है, और कोई एग्जिस्टिंग फर्म जब इंडस्ट्री को लीव करना चाहे तो वो लीव कर सकती है. क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट
दैट इज एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट। एडवर्टाइजिंग और सेलिंग, परफेक्ट मार्केट में देयर इज एब्सेंस ऑफ द एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट, क्योंकि यहां पर क्या माना गया है, यूनिफॉर्म प्राइस पर ऑपरेट किया जाता है। और अगर जितनी भी फर्म्स हैं वो सब एक ही पर्टिकुलर प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही होती हैं। अगर एडवर्टाइजिंग और सेलिंग कॉस्ट को इन्वॉल्व किया जाएगा तो इनके जो कॉस्ट है उसमें डिफरेंशिएशन आ जाएगा, और कॉस्ट में डिफरेंशिएशन आने की वजह से इनके प्राइस में यूनिफॉर्मिटी नहीं रह जाएगी। तो इस यूनिफॉर्मिटी की कंडीशन को मेंटेन करने के लिए इट इज सपोज दैट देयर इज नो एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट इन्वॉल्व इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन। क्लियर? मोनोपोली कंपटीशन की बात करते हैं, क्योंकि मोनोपोली कंपटीशन में ही इज अ सिंगल सेलर विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स ऑफ द कमोडिटी। तो वो केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, तो इसको अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने की, प्रमोट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इसको इस कॉस्ट को इन्वॉल्व नहीं करना होता है, क्योंकि वो अकेला सेलर है उस इंडस्ट्री के अंदर और वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। कोई ऑप्शन है नहीं मार्केट में। ऑप्शन ना होने की वजह से क्या होता है कि उसको अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इस तरह से उसकी कोई भी कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। जबकि अगर मैं बात करूं ओलिगोपोली कंपटीशन की, तो अगर नॉन प्राइस कंपटीशन है तो इस केस में जो ओलिगोपोलिस्ट है वो अपने प्रोडक्ट की सेल को मैक्सिमम लेवल तक ले जाने के लिए हाई लेवल पर एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट को इन्वॉल्व करते हैं, हाई लेवल पर प्रमोशन एक्टिविटीज को फॉलो करते हैं। तो यहां ये कॉस्ट एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी क्या होता है, यहां भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। तो जितने भी मोनोपोलिस्ट हैं दे ऑल आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी, और इसीलिए अपने कंज्यूमर्स को कम्युनिकेट करने के लिए और अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स के बीच में प्रमोट करने के लिए ये क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर्स को इन्वॉल्व करते हैं और सेलिंग कॉस्ट को इन्वॉल्व करते हैं। तो यहां ये एडवर्टाइजिंग और सेलिंग कॉस्ट एग्जिस्ट करती है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर ऑफ कंपटीशन की। नेचर ऑफ कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में क्योंकि जितनी फर्म्स है वो यूनिफॉर्म प्राइस पर प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं, तो इनके बीच में कोई भी और कैसा भी कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि उन्हें एक ही प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करना होता है, चाहे वो ज़्यादा क्वांटिटी सेल करें या फिर कम क्वांटिटी सेल करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोनोपोली कंपटीशन में यहाँ कोई कंपटीशन होता ही नहीं है, क्योंकि इसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, ही इज ओनली द सिंगल सेलर विद इन द मार्केट। तो इसका कोई भी कॉम्पिटिटर मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है? जबकि ओलिगोपोली में क्या होता है, यहां इंटरडिपेंडेंस होती है, यानी कि अगर एक फर्म अपनी पॉलिसी में कोई भी चेंज करती है तो उसका इंपैक्ट पूरी इंडस्ट्री के ऊपर होता है, और जितनी भी फर्म्स हैं वो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज को फिर रिफॉर्मुलेट करती हैं। यानी कि यहां पर एक हाई लेवल की इंटरडिपेंडेंस होती है हर फर्म की एक दूसरे के ऊपर, जिसकी वजह से कंपटीशन हाई लेवल पर होता है, बहुत इंटेंस कंपटीशन की कंडीशंस बनी रहती हैं ओलिगोपोली मार्केट के अंदर। जबकि अगर मैं मोनोपोलिस्टिक की बात करूंगा तो यहां भी एक गुड कंपटीशन होता है और हर कोई अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमम लेवल तक सेल करने के लिए कंपटीशन में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है? नेक्स्ट वन इज द डिमांड कर्व। अगर मैं डिमांड कर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंस क्रिएट करूं तो परफेक्ट कंपटीशन में, क्योंकि यूनिफॉर्म प्राइस पर सेल कर रहे हैं जितनी भी फर्म्स हैं परफेक्ट मार्केट के अंदर, तो इनका जो एवरेज रेवेन्यू कर्व या फिर हम डिमांड कर्व की बात करें, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल रहता है। मोनोपोली मार्केट में क्या होता है, क्योंकि ये अपने प्रोडक्ट के प्राइस में कोई भी बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे तो भी इनकी क्वांटिटी डिमांडेड पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। इसी वजह से इनका जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है, इनइलास्टिक होता है, यानी कि ये कम क्वांटिटी को सेल करते हैं लेकिन इनके प्राइजेस क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं, और अगर प्राइस में चेंज करेंगे भी तो उसका उनकी डिमांड पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इसी वजह से इनका डिमांड कर्व कैसा होता है, इनइलास्टिक फ्रॉम डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओलिगोपोली में क्या होता है, यहां हाई प्राइस और लो प्राइस के बेसिस पर दो सिचुएशंस पॉसिबल होती हैं। हाई प्राइस में इलास्टिक डिमांड कर्व, और अगर लो प्राइस होगा तो इनइलास्टिक डिमांड कर्व। तो इस बेसिस पर इनका जो डिमांड कर्व होता है वो डिटरमाइंड नहीं होता है, वो इनडिटर्मिनेट होता है, और इस इनडिटर्मिनेट की वजह से कोई भी प्रॉपर कर्व हम फिक्स नहीं कर सकते। क्लियर? और अगर मोनोपोलिस्टिक की बात करेंगे तो यहां डिमांड कर्व कैसा होता है, इट इज इलास्टिक, क्योंकि यहां पर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल रहते हैं। अगर एक पर्टिकुलर फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज करेगी तो उसका इंपैक्ट उसकी सेल पर ज्यादा होता है। इस वजह से इनका जो डिमांड कर्व होता है वो इलास्टिक होता है। नेक्स्ट वन इज द प्रॉफिट इन लॉन्ग रन।
अगर लॉन्ग रन के प्रॉफिट की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में जितनी भी फर्म्स हैं वो लॉन्ग रन में केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करती हैं, जबकि मोनोपोली फर्म जो रहती है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करती है। ओलिगोपोली जो फर्म है उसकी जो प्रॉफिट कंडीशन है ये मार्केट की सिचुएशन पर डिपेंड करती है। अगर लीडर पोजीशन में है तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, यानी कि डोमिनेंट पोजीशन में है तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, और अगर बाकी डोमिनेंट पोजीशन में नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट डिसाइड होता है। ओके, जबकि अगर मैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करूंगा तो जितनी भी फर्म्स हैं वो लॉन्ग रन में केवल और केवल नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करती हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज द कंट्रोल ओवर प्राइस। परफेक्ट मार्केट में जो प्रोडक्ट के प्राइस है वो मार्केट मैकेनिज्म के बेसिस पर डिसाइड किए जाते हैं। इसी वजह से कोई भी फर्म का प्राइस के ऊपर कैसा भी कंट्रोल नहीं होता है, उन्हें मार्केट मैकेनिज्म के द्वारा डिसाइड किए हुए प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करना होता है। मोनोपोली कंपटीशन में जो मोनोपोली फर्म होती है वो प्राइस के ऊपर उसका फुल कंट्रोल होता है, क्योंकि वो सिंगल सेलर है और वो अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करता है। ओलिगोपोली कंपटीशन में देयर इज अ प्राइस रिजिडिटी, यानी कि जो पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड हो जाता है मार्केट मैकेनिज्म के बेसिस पर, उस करंट प्राइस पर ही हर फर्म को अपने प्रोडक्ट को सेल करना होता है। कोई भी फर्म उससे ज़्यादा या उससे कम प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकती, अदरवाइज उसका एडवर्स इफेक्ट उसे फेस करना होता है। जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म का पार्शियल कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर, क्योंकि वो अपने पर्टिकुलर क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्रोवाइड करते हैं, तो जैसी क्वालिटी वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग कंपटीशन को देखते हुए अपने प्रोडक्ट के प्राइस को वो डिसाइड करते हैं, तो उनका एक पार्शियल कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन में यूनिफॉर्म प्राइस की वजह से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये डिफरेंट प्राइजेस पर सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। लेकिन मोनोपोली कंपटीशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के चांसेस हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि एक मोनोपोलिस्ट हो सकता है वो डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, या फिर डिफरेंट ग्रुप ऑफ बायर्स को वो डिफरेंट प्राइजेस पर प्रोडक्ट सेल कर सकता है। इस तरह से वो अपने प्राइजेस में डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो कर सकता है, यहाँ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनी रहती है। जबकि ओलिगोपोली कंपटीशन में ऐसा कोई भी केस नहीं होता है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इसकी लेस पॉसिबिलिटी रहती है। लास्ट वन इज द एप्लीकेशन परफेक्ट कंपटीशन। दिस टाइप ऑफ कंपटीशन इज नॉट प्रेजेंट इन द रियल वर्ल्ड। ये केवल और केवल एक आइडियल सिचुएशन की तरह वर्क करता है, एक यार्ड स्टिक की तरह वर्क करता है, जिसके बेसिस पर मार्केट में इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटीज को सर्च किया जाता है। मोनोपोली कंपटीशन की बात करेंगे तो ये केवल और केवल पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के केसेस में एप्लीकेबल है। अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो मोनोपोली कंपटीशन आपको केवल और केवल पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में दिखाई दे सकता है, अदरवाइज आपको कहीं भी ये कंपटीशन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसके बहुत एडवर्स इफेक्ट होते हैं। जो कंज्यूमर्स है उनके इंटरेस्ट को बहुत डैमेज किया जाता है जब इस टाइप के प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है। इसी वजह से इसको कंप्लीटली बैन कर रखा है इंडिया में, और केवल पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे कि रेलवेज के केस में ये एप्लीकेबल है। ओलिगोपोली कंपटीशन ये आपको ज़्यादातर मिल जाएगा, दैट इज मोर रियलिस्टिक, जैसे ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, ठीक है, यहाँ आपको ओलिगोपोली कंपटीशन देखने को मिलेगा। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दैट इज मैक्सिमम अवेलेबल इन ईच एंड एवरी इंडस्ट्री। कॉस्मेटिक्स की बात करिए, गारमेंट्स की बात करिए, या आप FMCG प्रोडक्ट्स की बात करिए, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करिए, हर जगह आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देखने को मिल जाता है। ओके, सो दीज ऑल आर द मेन डिफरेंसेस among perfect monopoly, oligopoly and monopolistic competition. Okay, thank you.